Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तफसील से पढ़ा। हमने उसकी दोनों टाइप्स देखी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका न्यूक्लियस के साथ क्या कनेक्शन है और किस तरह से वो फंक्शनिंग अपने परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप वो लेक्चर जाके ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी एक बम्पी अपीयरेंस होती है। बम्पी मतलब उभार नुमा उसकी अपीयरेंस होती है। और हमने कहा था कि उसकी उभार नुमा अपीयरेंस इस वजह से होती है क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बच्चों, जिसे हम किसका नाम देते हैं, राइबोसोम्स का नाम देते हैं। बच्चों जब हम राइबोसोम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे से ना दानेदार पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिस तरह आप देखें ना, आप जमीन पे अगर क्या करें, ठीक है, आपने देखी होगी चाय की जो पत्ती होती है इसके जमीन के दाने, इसके दाने जमीन पे बिखेर दें तो आपके ऊपर से देखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज बम्पी उभरी हुई पड़ी हुई है और दानेदार स्ट्रक्चर नीचे बिखरा हुआ है। तो बच्चों जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इसी तरह का एक ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर का मतलब होता है दानेदार, हमें एक स्ट्रक्चर नजर आता है और इन दानेदार स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम किसका नाम देते हैं, राइबोसोम्स का नाम देते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स के मतलब आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है, इनके पास बच्चों क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, सबके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए हम इसको बुक से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जिस तरह से हेडिंग्स बनाई हुई है ना बेटा, बिल्कुल आप लोगों ने भी इसी तरह से हेडिंग्स बना के लिखना है अपनी बुक के ऊपर। आपने इसी तरह से हेडिंग्स बना लेनी है। इन हेडिंग्स को आपने अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन कर लेना है ताकि आपके एग्जाम्स तक ये जो नोट्स है ना इसी तरह बन जाएं और आप एग्जाम्स तक इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकें। तो स्टूडेंट्स आए हम देखते हैं, वो कहता है ऑल लिविंग सेल्स कंटेन राइबोसोम्स। बच्चों जितने भी लिविंग सेल्स हैं ना, लिविंग सेल्स से मुराद जिनके पास लाइफ है, जाहिर सी बात है उनमें क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। डेट आर टीनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, जो कि छोटे छोटे, टीनी का मतलब होता है छोटे, ग्रैन्युलर कहते हैं दानेदार साख्ते हैं। ठीक है, जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो हमें छोटे छोटे से दानेदार चीजें नजर आती हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। अब बच्चों इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन बच्चों कहते हैं उर्दू में इसे, ठीक है, इसे कहते हैं बनावट, मतलब ये किस चीज से मिलकर बना है। मतलब आपने नाइन्थ क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि जो राइबोसोम्स है ना ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक को हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए और बच्चों एक को हम नाम देते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनकी 7% भी याद रख लेनी है। दे आर कंपोज ऑफ अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, ये तकरीबन 60% राइबोसोमल आरएनए और 40% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब बच्चों राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, आप लोगों ने अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है ना, आरएनए डीएनए क्या होता है। आपको पता है कि डीएनए का मतलब होता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब क्या होता है बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। आपको ये भी पता है कि जो डीएनए है वो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, जबकि बच्चों जो आरएनए है वो इस तरह से एक ही स्ट्रैंड होता है आरएनए का, आपको ये भी पता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने डीएनए और आरएनए में आपको और भी चीजें बताई हुई हैं। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि डीएनए के अंदर बेसिस होती हैं एट, जीसी से याद रखते हैं इसे। ठीक है, नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। ठीक है, एडिनिन, थायामीन और गवानीन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में आप बच्चों आपको पता है कि थायामीन नहीं होती। आरएनए में क्या होता है, एडिनिन के साथ यूरासिल होता है और फिर गवानीन और साइटोसिन। ठीक है, ये दो फर्क मैंने आपको बता दिए डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है बच्चों, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा फर्क क्या है बच्चों, डीएनए के अंदर ये चार बेसिस होती हैं, एडेनिन, थायामीन, गवानीन और साइटोसिन। जबकि बच्चों आरएनए के अंदर ना थायामीन की जगह पे एक नाइट्रोजनियस बेस आती है जिसे हम यूरासिल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। आपको पता है ना कि जो डीएनए है वो किससे मिलकर बनते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो डीएनए बनते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड के तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। वो कौन कौन से तीन हिस्से हैं बच्चों, एक 5 कार्बन शुगर होती है, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फोरिक एसिड। हम इंशाल्लाह इसको हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर आएगा वहां पे हम इसको तफसील से दोबारा भी स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने इन चीजों को जहन में रखना है। ठीक है, बहरहाल आपने काम की बात जो जहन में रखनी है ना वो ये है कि यहाँ पे इनकी कंपोजिशन है ना जो वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है बच्चों, मैंने तो ये तो आपको आरएनए के बारे में बताया ना। अब आरएनए की ना टाइप्स होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर तीनों को जो है वो, ठीक है, सरसरी सा तीनों का जायजा लेंगे। एक को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए बच्चों, क्या कहते हैं इसे, मैसेंजर आरएनए। एक को बच्चों हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसफर आरएनए। और एक को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आपको तीनों टाइप्स का पता होना चाहिए। एक को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एक को हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और एक को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो आपको तीनों
टाइप्स के नाम याद होने चाहिए। हम इंशाल्लाह इसको आज के लेक्चर के अंदर तीनों को तफसील से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन और इसकी बनावट देखी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है बच्चों, ये 60%, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए से क्या मुराद है? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। और 40% इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। आप लोगों से इसकी परसेंटेज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब बच्चों इसके साइज को देख लेते हैं, राइबोसोम्स का साइज क्या होता है। देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स आपको पता है कि किसी मेम्ब्रेन से लिपटा नहीं होता। और बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास ना सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब ऐसे सेल्स जिनमें बाह्य न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जबकि ऐसे सेल्स जिनमें बाह्य न्यूक्लियस मौजूद होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये एक फर्क। और बच्चों एक और फर्क हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होगी जिसके मेम्ब्रेन होगी, जो कि मेम्ब्रेन से लिपटी हुई होगी, ठीक है। अब चूंकि राइबोसोम्स के अंदर देखें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाएगी और यूकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाएगी। तो राइबोसोम्स बच्चों किसी भी मेम्ब्रेन से नहीं लिपटे होते एंड आर मच स्मॉलर, बहुत छोटे होते हैं देन अदर ऑर्गेनेलिज, और बाकी ऑर्गेनेलिज की निस्बत ये बहुत छोटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। आपने एक और बात ध्यान में रखनी है, प्रोकैरियोट्स आपको पता है किसे हम कहते हैं? प्रोकैरियोट्स का बच्चों जब भी लफ्ज आएगा ना तो आपने सीधा सीधा समझ लेना है कि बात हो रही है बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया दो तरह के हैं हमारे पास, एक है नए बैक्टीरिया और एक है पुराने बैक्टीरिया, ठीक है, जिन्हों हम आर्किया बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है एक बैक्टीरिया और एक आर्किया बैक्टीरिया, देखिए दो बैक्टीरिया हैं, जो ये आर्किया बैक्टीरिया हैं ये पुराने वाले हैं, और ये जो एक बैक्टीरिया है नए बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो आपने दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों बैक्टीरिया और दोनों प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे, और बैक्टीरिया के अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे। तो बाकी जो यूकैरियोट के सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाएंगे ना बच्चों, उनका साइज जो है वो क्या होगा? बड़ा होगा, जबकि बैक्टीरिया के राइबोसोम्स का साइज बच्चों क्या होगा? स्मॉल होगा। तो आपने इस तरह से इसकी हेडिंग बना लेनी है। अब बच्चों आए, अब हम इसकी लोकेशन को देखते हैं कि आखिर ये राइबोसोम्स होते कहाँ पर हैं सेल के अंदर। बच्चों राइबोसोम्स ना दो जगह पे मौजूद होते हैं, एक वो मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और बच्चों जो दूसरे राइबोसोम्स जहाँ पे मौजूद होते हैं ना वो मौजूद होते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। मैंने आपको कल बात बताई थी कि आप इस तरह से इमेजिन करें कि एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के सेंटर में एक डार्क स्टेन्ड बॉडी है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस का मैंने तफसील से आपको पढ़ाया हुआ है। अब जो न्यूक्लियोलस जो है ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है, यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं तो बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स के जरिए, आपको पता है कि न्यूक्लियर पोर्स के बाहर ही, ठीक है, जो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स है ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके दरमियान जो स्पेस है पेरी, ठीक है, जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, इसके साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो इसी के साथ अटैच होती है, ठीक है। आपको ये भी पता है बच्चों, यहाँ से कुछ राइबोसोम्स निकल कर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके अटैच हो जाते हैं, जो कि उसकी सरफेस को रफ कर देते हैं। और बच्चों कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो वहां से अलग होकर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स दो जगह पे पाए जाते हैं, या साइटोप्लाज्म में होंगे बच्चों, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होंगे। तो आपने जहन में रखना है इन दो चीजों को। देखिए इन यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर मेनली फाउंड अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। देखिए हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती, ठीक है। एंड सम आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना, फ्रीली आजादाना, और कुछ जो है बच्चों वो साइटोप्लाज्म में आजादाना बिखरे हुए होते हैं। आपने ध्यान में रखना है यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स की लोकेशन क्या है बच्चों? लोकेशन की हेडिंग देके आप ये लिखेंगे राइबोसोम्स या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं बच्चों, या फिर वो साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बच्चों ऑल राइबोसोम, जितने भी राइबोसोम्स हैं फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, वो सारे के सारे, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए होना, वो सारे के सारे बच्चों अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं ना तो जितने भी राइबोसोम्स हैं वो सारे के सारे इस तरह से साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होगा। तो आपने इसको ज़हन में रखना है बच्चों। इसके अलावा ना राइबोसोम्स जो हैं वो एक और जगह पे पाए जाते हैं बच्चों, वो ऑर्गेनेलिज के अंदर भी पाए जाते हैं बच्चों। वो कौन सी दो ऑर्गेनेलिज हैं बच्चों? वो खास दो ऑर्गेनेलिज हैं, एक को हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और एक को हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट का। आप जहन में रखें इन दो ऑर्गेनेलिज को ना, आपने जहन में रखना है बच्चों। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों आपको पता है कि ये सेल के अंदर, हम इंशाल्लाह इसको आगे तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि हम इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, ये सेल के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसी खास किस्म की ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है और फोटोसिंथेसिस करती है, सूरज की रोशनी में खुराक को तैयार करवाती है।
अब बच्चों ये जो दो ऑर्गेनाइज है ना, ठीक है, इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर अपना डीएनए होता है, इन दोनों के अंदर अपना डीएनए और इनके अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और जो कि इन्हें इस काबिल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोसेस के काबिल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया चाहेगा वो अपनी कोर कॉपी तैयार कर लेगा। हमने पढ़ा है ना कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, वो कंट्रोल करता है। तो चलो, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ने ये आजाद हैं, ये न्यूक्लियस की, आप ये समझे कि न्यूक्लियस के काबू में नहीं है, ये अपन इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इनके पास इनका अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम्स हैं, ठीक है। बाकी सेल्स को राइबोसोम्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तो वो सेल पे डिपेंडेंट है, लेकिन इनके पास सब कुछ अपना है, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना डीएनए होते हैं, अपने राइबोसोम्स होते हैं, दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपीज को खुद तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों इनके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं ना, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर, अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज जो है बच्चों वो क्या होता था, छोटा होता था यूकैरियोटिक से। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जब हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मेम्ब्रेन से लिपटी ऑर्गेनेली है और क्लोरोप्लास्ट भी एक मेम्ब्रेन से लिपटी ऑर्गेनेली है, और दोनों के दोनों यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो असूलन तो अगर इनके अंदर राइबोसोम्स हैं तो इनके राइबोसोम्स भी साइज में बड़े होने चाहिए और ऐसे ही होने चाहिए जैसे कि बाकी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बच्चों होता क्या है, जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स, वो बैक्टीरिया जैसी हैं, साइज में स्मॉल हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ऑर्गेनेलिस के अंदर जो राइबोसोम्स बच्चों पाए जाते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं और वो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया के राइबोसोम साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अभी इसकी लोकेशन है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर वो आपसे पूछे कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं तो आपने बता देना है कि फौरन से बता देना है कि या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे या वो साइटोप्लाज्म में होंगे। इसके अलावा बच्चों वो कहाँ पर पाए जा सकते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। वो देखें, इन एडिशन टू मोस्ट फेमिलियर सेलुलर लोकेशंस ऑफ राइबोसोम्स, वो कहते हैं, अब देखें ना, ये सबसे ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, ये सबसे ज्यादा जानी पहचानी लोकेशंस हैं राइबोसोम्स की। इनके अलावा बच्चों दे कैन आल्सो बी फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर भी पाया जाता है। दीज राइबोसोम्स नोटेबली, नोटेबली का मतलब है काबिल गौर, डिफर मुख्तलिफ होते हैं इन साइज एंड मेकअप, ठीक है, साइज में और मेकअप है। मेकअप का मतलब क्या स्टूडेंट्स, वो जिस चीज से मिलकर बने होते हैं, देन द राइबोसोम्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, उन राइबोसोम्स की निस्बत जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, एंड आर मोर लाइक, और ज्यादा मिलते हैं किससे, देन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, उन राइबोसोम से जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इसे लोकेशन के साथ ही लिखना है, क्लियर? तो बच्चों आए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है बच्चों, ये भी यूकैरियोटिक्स, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, इसके बाहर ये आपको नजर आ रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स पड़े होंगे, साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे, और बच्चों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होंगे, और ठीक है, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद होंगे। इस डायग्राम के अंदर क्लोरोप्लास्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन आपने ज़हन में रखना है। जिस तरह यहाँ पे देखें, प्रोकैरियोट के अंदर आपको पता है कि सेंटर के अंदर डीएनए बिखरा पड़ा होता है, तो उसके जितने भी राइबोसोम्स हैं बच्चों वो उसके साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होंगे, ठीक है। तो आए बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसके फंक्शन की, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। बच्चों देखें, ये बहुत आसान चीज़ है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। हमें पता है कि राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करते हैं, हमने बहुत मरतबा पढ़ा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स क्या है, ठीक है, फौरन से, अच्छा मुझे बताएंगे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स क्या है, तो शाबाश बच्चों, आप फौरन से आंसर कर देंगे कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स क्या है, तो आप फौरन से आंसर करेंगे कि सर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बच्चों हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स की तैयारी करवाते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो राइबोसोम सर्व, खिदमत करते हैं एज द प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी फॉर द सेल, ये सेल के लिए प्रोटीन पैदा करने वाली मशीनरी के तौर पर काम करते हैं, ठीक है बच्चों, आपने इसको ध्यान रखना है। इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स लिखा हुआ है, इसको आपने सिर्फ रीड कर लेना है, इसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू हो सकता है कि आपसे पूछ ले वो। देखें, द प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम, बच्चों फ्री राइबोसोम से क्या मुराद है, ऐसे राइबोसोम्स जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, ठीक है। वो जो फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन्स तैयार करते हैं आर फॉर द सेल्स ओन इंटरनल यूज, वो सेल के अपने अंदर के इस्तेमाल के लिए होती हैं। जबकि वो प्रोटीन्स बच्चों जो कि राइबोसोम्स तैयार करते हैं, कौन से राइबोसोम्स, जो कि आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ द सेल, उन्हें सेल से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता है। तो बच्चों दो आसान सी चीजें हैं, ठीक है। राइबोसोम्स जो है मेजर, उसकी जो दो मानी जानी लोकेशंस हैं वो दो हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो साइटोप्लाज्म मतलब फ्री राइबोसोम्स है ना बच्चों, वो जो प्रोटीन तैयार करेंगे उनको सेल अपने अंदर इस्तेमाल कर लेगा, जबकि आर या RF एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद जो राइबोसोम्स हैं जब वो प्रोटीन तैयार करेंगे तो उन्हें सेल से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है बच्चों। नेक्स्ट आप पॉइंट बनाएंगे प्रेजेंस का। प्रेजेंस का क्या मतलब होता है? मौजूदगी। अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं जिनका काम है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनानी है। अब बच्चों आपको पता है कि जिन सेल्स ने ज्यादा प्रोटीन्स बनानी होती है उनके अंदर राइबोसोम्स भी क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। जिस तरह से पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, ज्यादा लिपिड्स की सिंथेसिस करवानी है, तो उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता था। इसी तरह बॉडी के वो सेल्स जिन्होंने ज्यादा प्रोटीन्स बनानी है उनके अंदर बच्चों राइबोसोम्स भी ज्यादा होंगे। तो आपने इसको ध्यान रखना है। देखिए दे आर मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे कसरत से पाए जाते हैं इन सेल्स, ऐसे सेल्स में डेट आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन तैयार करने में बड़े एक्टिव होते हैं। ठीक है, बड़े चुस्त होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन तैयार करते हैं। अब बच्चों वो कौन कौन से सेल्स हैं? सच एज पेनक्रियाज एंड ब्रेन सेल। बच्चों एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, आपने दोनों को ध्यान में रखना है। अब बच्चों पेनक्रियाज क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पेनक्रियाज बच्चों हम कहते हैं उर्दू में से पित्ते को कहते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है ये ह्यूमन बॉडी है। आप यहाँ पे देखें ना ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे आप इस तरह इमेजिन करें, यहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ है। अब दिल के नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, एक ये सीने वाला हिस्सा होता है और एक पेट वाला हिस्सा होता है। सीने वाले हिस्से के नीचे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये स्टमक है बच्चों, और ये लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है हमारा। ठीक है, और बच्चों ये राइट साइड पे हमारा लीवर मौजूद होता है। तो बच्चों स्टमक के बैक साइड पे, ठीक है, आप ये देखें स्टमक को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे स्टमक के पीछे बच्चों इस तरह का ना एक ऑर्गन पड़ा होता है जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं। तो आपने इसे ज़हन में रखना है, इसके बड़े इंपॉर्टेंट काम है। आप लोगों ने 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा ना, ये आपने इसके दो बड़े मशहूर हार्मोन्स पढ़े थे, इंसुलिन और शाबाश दूसरा क्या था? ग्लूकागोन। शाबाश, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है, आप लोगों ने ठीक है 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ये सारी चीजें। तो बच्चों ये जो पेनक्रियाज है ना, और ये जो ब्रेन के सेल्स हैं, ब्रेन मतलब जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं, आपके ब्रेन नजर आ रहा है, तो बच्चों इन ये जो है ये बहुत ज्यादा प्रोटीन तैयार करते हैं। जिनके बहुत ज्यादा प्रोटीन तैयार करते हैं तो इनके अंदर राइबोसोम्स भी कसरत से पाए जाते हैं। क्लियर? अब बच्चों देखिए अटिपिकल सेल, एक जो आम सेल है, कंटेन सेवरल थाउजेंड राइबोसोम्स। एक आम सेल के अंदर कई हजार राइबोसोम्स हो सकते हैं। ठीक है, बट सम सेल टाइप्स में हैव अ फ्यू मिलियन राइबोसोम। लेकिन कुछ बच्चों सेल की ऐसी किस्में हैं जिन्होंने बहुत ही कोई ज्यादा प्रोटीन तैयार करनी है ना, उनके अंदर ठीक है लाखों की तादाद में बच्चों राइबोसोम मौजूद हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके जहन में रखना है। इसके जो फिगर्स हैं ये आप लोगों से बच्चों एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने इसकी प्रेजेंस की हेडिंग देख के जितने भी पॉइंट्स इन सबको आप लोगों ने जहन में रखना है। तो बच्चों आए अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रोडक्शन एंड असेंबली। अब बच्चों प्रोडक्शन एंड असेंबली की आप हेडिंग बनाएंगे और आप इसमें सारे इस तरह से ना एरोज लगा के या बुलेट्स बना के आप लिखेंगे। आपने कोशिश करनी है कि एक, ठीक है, एक लाइन जब यहाँ पे खत्म हो जाए ना फिर डॉट, फिर अगली लाइन से यहाँ से शुरू नहीं कर देना, बल्कि नई लाइन से नया एरो और नया बुलेट बना के फिर शुरू करना है। बायोलॉजी के अंदर कभी भी आपने पैराग्राफ्स नहीं बनाने। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीज का ख्याल रखना है। अब बच्चों राइबोसोम्स की प्रोडक्शन कैसे होती है? ठीक है, पैदावार कैसे होती है? प्रोडक्शन कहते हैं पैदावार को। बनते कैसे? असेंबली। असेंबली का मतलब होता है इकट्ठे होना। ठीक है, जैसे स्कूल में आपकी असेंबली होती थी ना, तो असेंबली में क्या होते थे? सारे स्कूल के बच्चे आके इकट्ठे हो जाते थे। इस तरह यहाँ पे बच्चों राइबोसोम्स है ना जो इकट्ठा होना, ठीक है, इसे असेंबली कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा एक गाड़ी है ना, फर्स्ट करें बाहर के मुल्क से गाड़ी के पुर्जे मंगवा लेते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन गाड़ी की बाहर हुई, लेकिन उन पुर्जों को हम यहाँ पे आके असेंबल करते हैं, जोड़ के गाड़ी बना देते हैं। मेरे बात समझ में आ रही है? असेंबली क्या होती है? असेंबली का मतलब होता है ठीक है पार्ट्स को जोड़ना। तो बच्चों अब इसको देखते हैं कि राइबोसोम्स में प्रोडक्शन और असेंबली जो है वो कैसे होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखें यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स ना दो चीजों से मिलकर बने होते हैं बच्चों, एक होते हैं प्रोटीन्स, और बच्चों जो दूसरी चीज है ना वो है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि प्रोटीन्स कौन बनाते हैं? प्रोटीन्स खुद कौन बनाते हैं बच्चों? राइबोसोम्स बनाते हैं। और राइबोसोम्स मैंने आपको बताया ना कहाँ पे मौजूद होते हैं बच्चों? राइबोसोम मौजूद होते हैं ठीक है सेल के साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब बच्चों होता क्या है? ठीक है, अभी जो राइबोसोम जो खास किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्होंने राइबोसोम्स को ही बनाना होता है। ठीक है, तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी डायग्राम से मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बच्चों ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है। अब बच्चों होता क्या है? ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। अब देखें होता क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों ये राइबोसोम्स पड़े होते हैं। अब राइबोसोम बच्चों क्या करेंगे? ऐसी प्रोटीन तैयार करेंगे जो कि राइबोसोम्स बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब ये जो बच्चों ये जो प्रोटीन्स राइबोसोम बनाएंगे ना, ये प्रोटीन्स क्या होंगी बच्चों? ये इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए अंदर जाएंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म के जरिए चली जाएंगे बच्चों न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, बच्चों न्यूक्लियोलस जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आप लोगों को न्यूक्लियोलस में आप लोगों को दिखा देता हूँ।
बच्चों आप यहाँ पे देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए न्यूक्लियोलस शो कर दिया है बुक से। अब यहाँ पे देखें, आप आपने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोलस है इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलर हिस्सा और एक होता है इसका फिब्रिलर हिस्सा, याद है ना आपको। अब बच्चों जो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं वहां पे राइबोसोमल सब यूनिट्स पड़े होते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट से क्या मुराद है, एक जो राइबोसोम है ना बच्चों, वो दो हिस्सों से मिलकर बनता है, एक उसका बड़ा हिस्सा होता है, एक उसका छोटा हिस्सा होता है। जो बड़ा हिस्सा होता है ना, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और जो छोटा हिस्सा होता है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो ग्रेन्युलर हिस्से में उसके ये दो अलग अलग सब यूनिट्स पड़े होते हैं बच्चों। एक दूसरा उसका होता है फिब्रिल हिस्सा, फिब्रिल। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा होता है राइबोसोम सब यूनिट्स का। बच्चों रॉ मटेरियल्स क्या होता है, मैंने आपको तब भी बताया था कि राइबोसोम जिस चीज से मिलकर बनते हैं ना उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। अब यही दो चीजें हैं ना बच्चों जो राइबोसोम्स को बनाती हैं। तो ये कहाँ पे पड़ी होती है बच्चों, ये फिब्रिलर रीजन के अंदर पड़ी होती है। तो आए हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शो कर दिया है, ये न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है बाहर, और ये आपको बच्चों एक डायग्राम नजर आ रही है, डिजिटल डायग्राम है ये। यहाँ पे आप देखें एक सेंटर में ये हिस्सा है बच्चों, ये फिब्रिलर हिस्सा है। अब इस फिब्रिलर हिस्से के अंदर बच्चों यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं। देखिए राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे कैसे आया, ये राइबोसोमल आरएनए बच्चों वो वाला है जो कि डीएनए से बना, याद है ना आपको। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जब न्यूक्लियोलस मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स बताए थे, ये डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों ये डीएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स मौजूद होते हैं ना, ये क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए को इनकोड करते हैं। बच्चों ये बात मैंने आपको न्यूक्लियोलस के अंदर बताई थी, समझ आ रही है। तो यही वो बेसिकली राइबोसोमल आरएनए है ना जो कि न्यूक्लियोलस के फिब्रिलर रीजन के अंदर पड़ा होता है, वो इन्हीं एनओआर, इसी न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन से क्या होता है, बनता है। तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये तो एनओआर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन से बन गया, और ये जो बच्चों प्रोटीन्स है ना, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम में प्रोटीन्स बनाई, वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए न्यूक्लियोलस के फिब्रिलर रीजन के अंदर आ गई। अब बच्चों फिब्रिलर रीजन के अंदर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स दोनों मिलते हैं और बच्चों क्या बना देते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स बना देते हैं। जब ये राइबोसोमल सब यूनिट्स बच्चों बन जाते हैं ना, तो ये न्यूक्लियोलस के पेरिफेरी किनारे वाले हिस्से में चले जाते हैं बच्चों, जिसे हम किसका नाम देते हैं, ग्रेनुलर रीजन का नाम देते हैं। ग्रेनुलर बच्चों इसी वजह से ही कहते हैं क्योंकि यहाँ जो राइबोसोमल सब यूनिट्स है ना, वो ग्रेन्यूल्स की शक्ल के, वो दानेदार शक्ल के मौजूद होते हैं। तो आपने इसको भी जहन में रखना है। ठीक है, अब देखिए कितनी आसान आसान से और कितने मजे के कॉन्सेप्ट है जिनको हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया है। ठीक है, देखिए कितनी आसान चीजें हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या, जब राइबोसोमल सब यूनिट्स यहाँ पे बन जाएंगे तो बच्चों फिर क्या होगा, उन्हें इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ना बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बच्चों बाहर आके क्या करेंगे, अब वो आके प्रोटीन्स बनाएंगे। प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं बच्चों, ये हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने इतना जहन में रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसको दोबारा रीड करके बता देता हूँ बच्चों। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं असेंबल्ड और इकट्ठे होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना न्यूक्लियोलस के किस हिस्से के अंदर बच्चों ये असेंबल होते हैं, फिब्रिलर रीजन के अंदर ये असेंबल होते हैं। ठीक है, और असेंबल होकर ग्रेनुलर रीजन के अंदर चले जाते हैं। अब राइबोसोमल प्रोटीन्स एंटर द न्यूक्लियोलस। अब राइबोसोमल प्रोटीन्स न्यूक्लियोलस के अंदर दाखिल होते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती थी, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर के जरिए न्यूक्लियर प्लाज्म में गई, न्यूक्लियर प्लाज्म से बच्चों फिर न्यूक्लियोलस के अंदर गई। तो न्यूक्लियोलस के अंदर दाखिल होने के बाद उसके बाद बच्चों को कंबाइन करते हैं राइबोसोमल आरएनए से। बच्चों राइबोसोमल आरएनए कहाँ से आया, मैंने अभी आपको बताया ना कि न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि डीएनए मौजूद होता है, डीएनए के अंदर खास किस्म के हिस्से होते हैं बच्चों जिन्हें हम एनओआर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स कहते हैं। उनसे क्या बनता है बच्चों, उनसे बनता है राइबोसोमल आरएनए। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है ना, डीएनए से आरएनए बनने का अमल जो होता है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, याद है ना आपको। इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनने का जो बच्चों अमल होता है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने 10th की केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है, 10th की बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे वही होता है, वही ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, वो प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रैंड्स के साथ मिलती है। मैंने अभी आपको बताया ना इस तरह स्ट्रैंड होते हैं, इनके स्ट्रैंड्स के साथ मिलती हैं बच्चों, 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाती हैं, 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स बनते हैं। तो मैंने भी आपको ये भी बताया कि एक जो सब यूनिट है ना वो साइज में बड़ा होता है, दूसरा साइज में छोटा होता है, तो 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज। फिर क्या होता है बच्चों, जो राइबोसोम सब यूनिट्स है ना लीव द न्यूक्लियस, फिर ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स के जरिए, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे अब ये जो ठीक है, यहाँ पे जो बने ना, ये देखिए राइबोसोमल सब यूनिट्स बने, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए सेल से बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चों फिर होता क्या है, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म बोथ सब यूनिट्स, दोनों सब यूनिट्स क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन करते हैं, मिल जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब उन्होंने बच्चों प्रोटीन्स बनानी होती है ना, वो फौरन से क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। बच्चों कैसे मिलते हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। अब व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट बीइंग डन, अब जब उन्होंने प्रोटीन्स बनानी है ना, तो वो आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ये बड़ा सब यूनिट और नीचे छोटा सब यूनिट, ये आपस में मिल जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने प्रोटीन्स नहीं बनानी तो बड़ा सब यूनिट अलग हो जाएगा और छोटा सब यूनिट अलग हो जाएगा।
क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट बीइंग डन, जब प्रोटीन्स की तैयारी नहीं हो रही होती, द टू सब यूनिट्स जो है वो गेट सेपरेटेड, वो बच्चों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन्स आखिर बनती कैसे हैं राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है, आपने इसको देखना है। अब बच्चों देखें ये सिंपल सा वही प्रोसेस है जो कि आप लोग अपनी 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बच्चों, ठीक है, डीएनए होता है, डीएनए से बच्चों क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बच्चों आगे क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए बनने का जो अमल है बच्चों, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन्स बनने का बच्चों जो अमल है ना, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर। अब बच्चों होता क्या है, आपको पता है कि डीएनए जो आरएनए बनने का अमल है ना, जो ये क्या होता है बेसिकली, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, उन नाइट्रोजीनियस बेसिस की सीक्वेंस को कॉपी किया जाता है, जिसे आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर ना डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से पढ़ा था। हम इंशाल्लाह इसको ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर तफसील से पढ़ेंगे, अभी मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी हो, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि डीएनए से आरएनए बनने का अमल जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं, और फिर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। आरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, ये आरएनए फर्ज करें, और इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है, ऊपर एक बड़ा सब यूनिट और नीचे एक छोटा सब यूनिट आके ना अटैच हो जाते हैं। अब बच्चों ये जो डीएनए के पास आपको पता है खास इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन किस शक्ल में होती है, न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में। और न्यूक्लियोटाइड में आखिर वो क्या खास चीज है जो कि उस इंफॉर्मेशन को बनाती है बच्चों, वो है नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे ना दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्ज करें कि ये, ठीक है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, वैसे मैं आपको एक सिंगल स्ट्रैंड दिखा रहा हूँ, डीएनए के वैसे डबल स्ट्रैंड है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में दिखा रहा हूँ आपको। फर्ज करें बच्चों यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गवानीन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे थायामीन है, यहाँ पे एडेनिन है, और यहाँ पे गवानीन है। अब बच्चों होगा क्या, अब इससे जब आरएनए बनेगा ना, तो इसकी अब ये जो सीक्वेंस है ना, इसका ऑपोजिट बनेगा। अब बच्चों एडेनिन के सामने क्या आएगा मुझे बताएं, यहाँ पे आरएनए बन रहा है, तो आपने सिंपल आपको याद है ए एड जीसी। अब मुझे बताएं कि एडेनिन के सामने क्या आएगा, बच्चे फौरन से कहेंगे कि सर थायामीन। बच्चों बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पे आरएनए की बात कर रहे हैं, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा होता तो बिल्कुल यहाँ पे थायामीन आना था। लेकिन आरएनए की बच्चों बात करें, मैंने अभी आपको बताया ना, आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, यूरासिल। तो एडेनिन के सामने बच्चों यूरासिल आ जाएगा, गवानीन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गवानीन, थायामीन के सामने क्या आएगा बच्चों, थायामीन के सामने एडेनिन ही आएगा। यहाँ पे यूरासिल नहीं आएगा, आपने ज़हन में रखना है कि थायामीन की जगह पर यूरासिल आता है, समझ आ रही है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। अब एडेनिन के सामने बच्चों यूरासिल और गवानीन के सामने साइटोसिन। अब बच्चों इस तरह से क्या हुआ, जो डीएनए की तरतीब है ना, इसको हमने कॉपी कर लिया किस शक्ल में बच्चों, आरएनए की शक्ल में, ठीक है। अब बच्चों फिर ये जो आरएनए है ना, अब ये सारे कहाँ पे हुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर हुआ। बच्चों फिर क्या होगा, न्यूक्लियस से ये जो प्रोसेस है ना, ये आरएनए बन के न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा ना बच्चों, इस ये जो अब इसे हम ये जो आरएनए बना, इसे हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं बच्चों इसे, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब होता है पैगाम लेके जाने वाला, मैसेंजर हम कहते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। मैसेंजर आपने पढ़ा होगा ना, ये आपने चीजें पढ़ी है। पैगंबर किसे कहते हैं, जो पैगाम लेके जाने वाला होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये आरएनए क्या करता है, ये डीएनए का पैगाम लेके जाता है। डीएनए का पैगाम किसके पास लेके जाता है बच्चों, ये लेके जाता है राइबोसोम्स के पास। तो ये क्या हुआ, इसे हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। अब बच्चों फिर क्या होगा, ये राइबोसोम्स इसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। अब बच्चों राइबोसोम्स उस पैगाम को पढ़ेंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, यूसीजी क्या है, यूसीजी। अब बच्चों इस तरह से ना ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड है ना, इसकी एक सीक्वेंस, इसको हम एक नाम देते हैं कोडोन का। किसका नाम देते हैं, कोडोन का नाम देते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये कोड है, ठीक है। आपको पता है ना कि सेल्स के अंदर आप प्रोटीन्स है ना, जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। हमारी बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं आमतौर पर, 20 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हर अमाइनो एसिड का ना खास कोड होता है। अब देखिए जब राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स बनानी है तो वो क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड है, इसको दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ देंगे, इसको तीसरे के साथ जोड़ देंगे, इसको चौथे के साथ जोड़ देंगे, फिर इसको आगे पांचवें के साथ जोड़ देंगे। अब बच्चों आपस में जोड़ते चले जाएंगे तो प्रोटीन्स बनती चली जाएंगी। अब बच्चों हर अमाइनो एसिड का ना कोड होता है। होता क्या है, जैसे ही मैसेंजर आरएनए आता है ना, यहाँ पे राइबोसोम में दोनों सब यूनिट्स आगे उसके ऊपर आगे अटैच हो जाते हैं, फिर वो कोड को पढ़ता है। फर्ज करें कि अमाइनो एसिड का कोड है, एक अमाइनो एसिड इसका नाम ए, ये फौरन से आवाज लगाता है, ठीक है, कि ए अमाइनो एसिड हाजिर हो। अब ए अमाइनो एसिड कैसे हाजिर होगा भाई, वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है। अब बच्चों ये क्या करता है, ये एक और आरएनए की किस्म है बच्चों, जिसे हमने नाम दिया था ना ट्रांसफर आरएनए। किसका नाम दिया था, ट्रांसफर आरएनए। बच्चों ये जो राइबोसोम्स के पास है ना, राइबोसोम्स के पास उस खास अमाइनो एसिड को लेके आने का काम ये कौन करता है, ये बच्चों ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स करते हैं। अब कोडोन, ये जो कोडोन है ना, ठीक है, कोडोन की सीक्वेंस को इसने रीड किया राइबोसोम ने कहा कि भाई फलां अमाइनो एसिड को पकड़ कर लाओ। और फलां अमाइनो एसिड को पकड़ कर कौन लाएगा, ट्रांसफर आरएनए उसको पकड़ के लाएगा। फिर ट्रांसफर आरएनए को फर्ज करेंगे, इसको पकड़ के लाया,
फिर ये बच्चों क्या करेगा, ये जो राइबोसोम है ना ये यहाँ से मूव करके आगे आ जाएगा, फिर आगे सीक्वेंस को रीड करेगा अगला कौन सा कोड है, फिर इस कोड को देखेगा, अच्छा वो कहेगा इस कोड का मतलब फलां अमीनो एसिड है, फलां अमीनो एसिड को पकड़ के लाओ, फिर वो अगले अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा, तो बच्चों फिर इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है ना, दो अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो बच्चों इस तरह से ना हमारे पास प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। मैंने आपको सीधा सीधा से इसके मुताबिक जो थी वो बातें, ठीक है, वो मैंने आपको सीधा सीधा से बातें बता दी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी जो है वो बेहतरीन समझ आ गई होगी। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट डायग्राम से भी देखते हैं। तो बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। वो कहता है प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर द असिस्टेंट, असिस्टेंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मदद ऑफ टू अदर काइंड्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू राइबोसोमल आरएनए। बच्चों राइबोसोमल आरएनए तो आपको पता है कि राइबोसोम्स के अंदर होता है। राइबोसोमल आरएनए के अलावा हमें बच्चों प्रोटीन्स की तैयारी के लिए ना दो और किस्म है आरएनए की, जिनकी हमें मदद चाहिए होती है। वो कौन कौन सी है बच्चों, एक है मैसेंजर आरएनए और एक है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है बच्चों, प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस, ये हदायत फराहम करता है विच इट हैज टेकन फ्रॉम द डीएनए, जो कि डीएनए से लेता है बच्चों, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को क्या करता है, कॉपी करता है। तो मैसेंजर आरएनए उन हदायत को फराहम करता है जो कि डीएनए से लेता है। अब बच्चों ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है बच्चों, राइबोसोम के पास अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ कर लाता है, ठीक है। अब जब अमीनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं बच्चों तो क्या होती है, एक चेन बन जाती है। अब बच्चों जब ये चेन है ना, जब ये मुकम्मल हो जाती है, सिंथेसाइज हो जाती है, तो बच्चों ये जो दोनों सब यूनिट्स है ना राइबोसोम के, फिर ये अलग हो जाता है, बड़ा सब यूनिट छोटा सब यूनिट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लियर, तो आपने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी इसके ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतरीन इसकी समझ आ जाए। बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, और जो नीचे वाला आपको नजर आ रहा है ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है। अब देखिए आपको जो नजर आ रहा है ना बच्चों, ये मैसेंजर आरएनए है, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब बच्चों देखिए आपको जो नजर आ रहा है ना ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। बट करें यहाँ पे एडेनिन पड़ा हुआ है, यहाँ पे ठीक है, आप इस तरह इमेजिन करें कि यहाँ पे जो है वो गवानीन है और यहाँ पे साइटोसिन है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड की तरह से ना सारी सीक्वेंस है। अब बच्चों राइबोसोम क्या करेगा, उस सीक्वेंस को रीड करेगा, रीड करने के बाद बच्चों हुक्म देगा ट्रांसफर आरएनए को, भाई ट्रांसफर आरएनए फला अमीनो एसिड को पकड़ के लाए। अब देखें ये अमीनो एसिड फला अमीनो एसिड को पकड़ के लाया, फिर उससे अगली सीक्वेंस को रीड करेगा, वो एक और अमीनो एसिड को पकड़ के लाया। अब इन दोनों के दरमियान बच्चों इसने क्या किया, एक बॉन्ड बना दिया, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। फिर ये राइबोसोम आगे मूव करता जाता है और इसी तरह से सीक्वेंस को रीड करता जाएगा और अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता चला जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बच्चों फिर क्या होगा, अमीनो एसिड की एक चेन बन जाएगी, इस चेन को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रोटीन का। तो बच्चों इस तरह से राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब बच्चों लास्ट पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है राइबोसोमल सब यूनिट्स का एंड स्वेडबर्ग वैल्यूज, ठीक है। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, लेकिन अक्सर बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। अब बच्चों जो स्वेडबर्ग है ना इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसके नाम पे ये रखा गया है। अब स्वेडबर्ग बच्चों ना एक यूनिट है, ठीक है। अब इस यूनिट को ना मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। वन एस एक जो स्वेडबर्ग है ना बच्चों, ये इसके बराबर होता है 10⁻⁻13 सेकेंड्स पर यूनिट एक्सीलरेशन। आप इसको लिख लें कहीं पर अपने रजिस्टर के ऊपर। एक स्वेडबर्ग ना बच्चों इसके बराबर होता है, ठीक है, 10⁻13 सेकंड पर यूनिट एक्सेलरेशन। अब बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं, स्पीड में चेंज। अब बच्चों यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, एक स्वेडबर्ग का मतलब यह है कि 10⁻13 सेकंड के अंदर कितना स्पीड के अंदर चेंज आया। मेरी बात समझ में आ रही है, 10⁻13 सेकंड में कितनी स्पीड के अंदर चेंज आया, तो बच्चों वो क्या है, वो स्वेडबर्ग है। तो आपने इसको जहन में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। स्वेडबर्ग का मतलब क्या है, 10⁻13 सेकंड, मतलब एक सेकंड का 10⁻13 हिस्सा जो है इसके अंदर एक चीज है ना, जो उसकी स्पीड के अंदर कितना चेंज आता है बच्चों, ये स्वेडबर्ग मेजर कहते हैं। अब स्वेडबर्ग को हम यहाँ पे इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं बच्चों, मैं आप लोगों को ठीक है बताता हूँ। बच्चों होता क्या है, जब हमने एक सेल को स्टडी कर रहे होते हैं ना, सेल के अंदर से जब हमने कंपोनेंट्स को अलग करना है, तो इतना कोई आसान काम नहीं होता कि सेल के कंपोनेंट्स को अलग करना है, क्योंकि एक सेल बहुत छोटा है, उसको हम देख नहीं सकते, हमें बड़े बड़े माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं उसको देखने के लिए। तो जो फिर उस सेल के अंदर बहुत छोटे राइबोसोम्स हैं, अगर हमने उन राइबोसोम्स को अलग करना है तो हम किस तरह से अलग करेंगे बच्चों, ठीक है। ये बड़ा एक, ये आप ये समझ लें कि बड़ा एक हार्ड टास्क है, सख्त टास्क है ये। और बच्चों इसके लिए ना एक टेक्निक यूज होती है, इस टेक्निक को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। बच्चों किसका नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, सेंट्रीफ्यूगेशन का हम इसे नाम देते हैं। बच्चों इस टेक्निक में हम करते क्या है, बच्चों हम सबसे पहले ना बॉडी के ना टिश्यूज लेते हैं। फर्स्ट करें कि मैंने एक मसल का ना एक हिस्सा ले लिया गोश्त का। अब बच्चों हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, पीसते हैं, जिस तरह कीमा बनाते हैं ना, इस तरह उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। बच्चों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, उसको एक मशीन के अंदर ना उसका थोड़ा सा सैंपल लेके उसको बच्चों हम एक मशीन के अंदर ना तेजी से घुमाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जब ये
ठीक है, अक्सर लस्सी वगैरह जब रिड़कते हैं ना, लस्सी, ठीक है, लस्सी में आपने देखा होगा, ठीक है, होता क्या है बच्चों, वो जो हल्का जो फैट होता है ना, उसके अंदर जो मक्खन होता है, आपको पता है मक्खन लिपिड है, वो हल्का होता है, जो हल्की चीज होती है बच्चों वो ऊपर आ जाती है, जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है। अब बच्चों एक ऐसा अमल जिसमें हल्की चीज ऊपर आ जाए और भारी चीज नीचे बैठ जाए, इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? भारी चीज का नीचे बैठ जाना और हल्की चीज का ऊपर आ जाना, ये सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है, अब राइबोसोम्स में ना जब हम सेल्स को सेपरेट करते हैं, आपको पता है कि सेल के अंदर राइबोसोम्स तो हल्के हैं ना, राइबोसोम्स से और बड़ी बड़ी भारी चीजें हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं। जब हम सेल्स को बहुत ज्यादा स्पीड पे घुमाते हैं ना उस मशीन के अंदर डाल के, तो जो भारी भारी ऑर्गेनाइज होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर रह जाती हैं। फिर हम उनको क्या कर लेते हैं, भारी ऑर्गेनाइज को हम अलग कर लेते हैं, अब फिर उनमें मजीद छोटी ऑर्गेनाइज रह जाती है, फिर हम उनको मजीद स्पीड से घुमाते हैं, फिर उनमें से जो भारी चीज है वो फिर नीचे बैठ जाती है। समझ आ रही है? तो बच्चों ये जो स्वेटबर्ग है ना, ये मेजर करता है कि कोई चीज कितनी स्पीड से नीचे बैठती है, ठीक है, मतलब 10⁻13 सेकंड में उसकी स्पीड के अंदर कितना एक्सेलरेशन, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी चेंज होती है जब वो नीचे बैठ रही होती है। तो इस चीज को जो है ये स्वेटबर्ग मेजर करता है। मैं आप लोगों को इसको मजीद डिटेल से, ठीक है, आगे समझाता हूँ, तो अभी आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को इसको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए क्या होता है, अ सेटलिंग प्रोसेस। सेटलिंग प्रोसेस का मतलब है नीचे बैठने का अमल होता है, दैट इज एक्सेलरेटेड विद अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्या होती है बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जब एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट करती है जो कि उसे रोकती है, उसको अपोज करती है। न्यूटन थर्ड लॉ है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता था कि हर फोर्स के, ठीक है, अपोजिंग एक और फोर्स होती है, ठीक है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो जब हम चीजों को घुमा रहे होते हैं ना, तो वो एक चीजों को घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, लेकिन उस सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है जो कि चीजों को सेपरेट कर देती है, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। सेडिमेंटेशन क्या होता है बच्चों? सेडिमेंटेशन की वजह से यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया मैंने, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है बच्चों जब आप दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिला देते हैं ना जो कि एक दूसरे के अंदर हल नहीं होती, इसे हम सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने पानी के अंदर रेत को मिला दिया, अब क्या रेत पानी के अंदर हल हो जाएगी? नहीं होगी, वो रेत पानी के नीचे बैठ जाएगी। अब बच्चों वो रेत का पानी में नीचे बैठने का जो अमल है ना, इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और वो जो रेत और पानी का जो, ठीक है, मिक्सर है, इसे हम सस्पेंशन कहेंगे। जब एक सस्पेंशन को बच्चों थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए ना, मिसाल तो आपने रेत को पानी में डाला, उसको हिलाया थोड़ी देर के लिए, तो रेत पानी में हो सकता है कि हल हो जाए ऊपर से, लेकिन थोड़ी देर बाद आपस वो नीचे बैठ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे होता ये है कि जब एक सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए साकन रख दिया जाता है ना, तो उसके अंदर जो भारी सॉलिड्स होते हैं ना बच्चों, वो नीचे बैठ जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर, ठीक है, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, मतलब किसी भारी चीज का नीचे बैठ जाना। क्लियर? मुझे यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे देखें इस तरह से करते हैं, जो बॉडी टिश्यू होता है ना उसको पीसने के बाद इस तरह से एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, इस ट्यूब के अंदर देखें सारी चीजें मिक्स हैं। अब बच्चों जब यहाँ पे एक मशीन के अंदर इसको तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है ना, तो उसके अंदर से बच्चों जो हल्की चीज है ना वो ऊपर आ जाती है और जो भारी चीज है वो नीचे चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे हल्की चीज ऊपर आ गई, भारी चीज नीचे चली गई, तो बच्चों हम क्या कहते हैं, भारी चीज को जो है ना नीचे से इसको अलग कर लेते हैं, फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको मजीद तेजी से घुमाते हैं, फिर इसके अंदर से जो भारी चीज है वो फिर नीचे आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों जब सेल के अंदर से तमाम ऑर्गेनाइज को हम अलग कर लेते हैं ना, तो जब सेल के अंदर सिर्फ छोटे छोटे हिस्से रह जाते हैं, तो उस वक्त बच्चों वो खास स्पीड जिसके तहत राइबोसोम सेल के नीचे बैठते हैं ना, इस ट्यूब के अंदर जब वो नीचे बैठते हैं बच्चों, वो जो स्पीड होती है बच्चों उसको हम नाम देते हैं स्वेडबर्ग का। इसका नाम देते हैं स्वेडबर्ग का नाम देते हैं। अच्छा देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, आपको पता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो भारी होंगे प्रोकैरियोटिक से, ऐसे ही है ना। और अच्छा मुझे बताएंगे जो चीज भारी है, स्पीड, अच्छा नीचे बैठने की स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और एक यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में साइज में छोटा है और यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में बड़ा है, अब मुझे बताएं कि नीचे बैठने की स्पीड जो है वो किसकी ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है नीचे सबसे पहले वो बैठेगा जिसका वजन ज्यादा होगा, जो कि ज्यादा बड़ा होगा। तो बच्चों यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं तो ये जल्दी नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और अब मैंने अभी आपको बताया ना स्वेडबर्ग इसको मेजर करता है कि कोई चीज कितनी स्पीड से नीचे बैठती है, ठीक है। तो बच्चों यूकैरियोटिक राइबोसोम की जो स्वेडबर्ग की वैल्यू है ना, जो एस की वैल्यू है, ये ज्यादा होती है, ठीक है। इसको हम, इसकी वैल्यू होती है 80s, ठीक है, 80 स्वेडबर्ग, ठीक है, मतलब, ठीक है, ये स्वेडबर्ग क्या है, मतलब इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं 80 इंटू 10⁻13 पर यूनिट एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके जो है ना 10⁻13 सेकंड्स के अंदर इतना इसके अंदर एक्सेलरेशन का चेंज आता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं स्वेडबर्ग को, ठीक है। अगर आपने आसान जुबान में स्वेडबर्ग को समझना ना, तो आप इस तरह समझे कि 80s की स्पीड से जो है वो नीचे बैठता है बच्चों, लेकिन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी सी देर से नीचे बैठेंगे, तो उनकी स्वेडबर्ग की वैल्यू क्या होगी? कम होगी बच्चों, इनकी स्वेडबर्ग की वैल्यू
होती है 70s। तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों आए इसको मैं आपको यहाँ से रीड करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखें वो कहता है द कंप्लीट राइबोसोम इन अ यूकैरियोटिक सेल हैज अ स्वेडबर्ग वैल्यू ऑफ 80s। ठीक है, जो मुकम्मल राइबोसोम है ना बच्चों, मुकम्मल राइबोसोम से क्या मुराद है, उसका लार्जर सब यूनिट भी और उसका स्मॉलर सब यूनिट भी, इसकी जो कुल मिला के बच्चों जो वैल्यू होती है ना वो होती है 80s। जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 40s और लार्जर सब यूनिट की कितनी होती है 60s। ठीक है, अब बिल्कुल अब यहाँ पे देखें, अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक राइबोसोम है, इसका ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। अब बच्चों ये लार्जर सब यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है 60s और स्मॉलर सब यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 40s। अब आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को जब जमा करें तो 100 होना चाहिए था, लेकिन 100s तो इसकी वैल्यू नहीं है बच्चों, क्योंकि जो नीचे बैठने की स्पीड है ना वो सिर्फ उसके वजन पे नहीं, उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। मैं आपको आसान जुबान में इस तरह से समझाता हूँ बच्चों। मेरे पास मार्कर है, मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ में मेजर करता हूँ। फर्स्ट करें इसकी लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, मैंने इसकी लेंथ मेजर की, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब आपका क्या ख्याल है, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। अब देखें मैंने मिलाया, अब आप इसकी लेंथ मेजर करेंगे, अब हो सकता है कि इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर हो। क्यों? क्यों देखिए इतने हिस्से ने इसको क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है, ओवरलैप कर लिया। तो बच्चों इसी तरह से आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें कि जब दोनों सब यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं ना, तो उनका जो प्लस है ना, वो उनका जो ऐड है वो उनके ऐड के बराबर नहीं होता। 60s और 40s को मिलाएंगे तो 100s नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा स्टूडेंट्स 80s आएगा। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो, ठीक है, मुकम्मल राइबोसोम है ना, मतलब लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट का जो साइज है बच्चों वो 70s होता है। ठीक है, और हर उसमें जो, ठीक है, अब उसमें देखें जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 30s का होगा और लार्जर सब यूनिट 50s। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि जो 50s है ना, जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s की स्पीड से नीचे बैठेगा, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो छोटा है तो वो कम स्पीड से नीचे बैठेगा। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, तो इसका ये मतलब। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ पे कोर एमसीक्यू पूछ ले कि बताएं कि भाई, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है ना उसका साइज बताएं। तो बच्चों उसका साइज क्या बताएंगे 70s, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स की तरह होते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने आपको हेडिंग्स बनाई, आपने इन हेडिंग्स को नोट कर लेना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए वही बात लिखी जो मैंने आपको पहले बताई, जो स्वेडबर्ग वैल्यूज है आर नॉट एडिटिव। मतलब इन्हें जमा करें तो ऐसा नहीं है कि आंसर जो है वो उनके जमा करने से वो आएगा कि, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं 60 + 40, अब इनको जमा करने से 100 आता है। ठीक है, अब ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चों जो स्वेडबर्ग की वैल्यूज है वो कहते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। अब यहाँ पे 60s वाला लार्जर सब यूनिट जब 40s वाले स्मॉलर सब यूनिट के साथ मिलेगा तो 80s का राइबोसोम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और मैंने अभी आपको इसकी एग्जांपल देके बता दी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे बैठना बच्चों ये इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसके डेंसिटी और इसके वेट पर भी डिपेंड करता है। और मैंने भी आपको इसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग मार्कर के कॉन्सेप्ट से दी है। ठीक है, बच्चों को कहते हैं द वैल्यू ऑफ 2 सबयूनिट्स ऑफ अ राइबोसोम डू नॉट ऐड अप टू द स्वेडबर्ग वैल्यू। जो राइबोसोम्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो स्वेडबर्ग की वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों है बच्चों, क्योंकि द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है ना, जो वो राइबोसोम का जो नीचे बैठने का अमल है ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का डिपेंड्स, मुनहसिर है अपॉन इट्स साइज, उसके साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, रादर देन सिंपली इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? वो उसके सिर्फ वेट के ऊपर नहीं बल्कि उसके साइज और उसके शेप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है ये खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।